मणिपुर में फौजी दस्ते पर दहशतगर्दाना हमले में आसाम राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत 5 जवान शहीद। कमांडिंग अफसर के 2 मुतालिकीन की भी मौत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया इजहार अफसोस, कहा कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर किया इजहार तफ्तीश। मरकज से दिल्ली में 2 दिन के लॉकडाउन और दीगर सख्त इकदाम उठाने पर गौर करने के लिए कहा। मामले पर अगली समाअत पीर के रोज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज वाराणसी में कुल हिंद कौमी जबान कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा हिंदी समेत दीगर मकामी जबानों को दी जाए तरजीह। वजीर दाखिला ने आजमगढ़ में रियासती यूनिवर्सिटी का भी रखा संग बुनियाद। कहा योगी सरकार ने रियासत में जात पात, कुंबा परवरी और खुशामद करने की पॉलिसी पर लगाई रोक। तमिलनाडु में बारिश से मुतालिक वाक़यात में मरने वालों की तादाद हुई 17। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत ने चेन्नई के सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। दुनिया भर में कोविड-19 से 25 करोड़ 31 लाख लोग मुतासिर। फ्रांस में कोरोना वायरस वबा की 5वीं लहर शुरू। जर्मनी और रूस में भी इन्फेक्शन के नए मामलों में इजाफे के साथ साथ रिकॉर्ड अमवात दर्ज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद तकरीब में कौमी खेल अवार्ड 2021 करेंगे तकसीम। 12 खिलाड़ियों को मुल्क के आला तरीन खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से किया जाएगा सरफराज। वहीं 35 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है अर्जुन अवार्ड। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मणिपुर में फौजी दस्ते पर दहशतगर्दाना हमला किया गया है। मालूमात के मुताबिक फौजी यूनिट पर घात लगाए बैठे दहशतगर्दों ने हमला किया। इस हमले में आसाम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस दौरान अफसर के ख़ानदान के 2 अफराद की भी मौत हो गई है। यह हमला मणिपुर के चौराचौंदपुर ज़िले के संघाट में हुआ है। दहशतगर्दों ने यहाँ आसाम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के काफ़िले पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में सीओ क्विक एक्शन टीम के 4 जवान और सीओ के ख़ानदान के 2 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मणिपुर में आसाम राइफल्स के काफ़िले पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मणिपुर के चौराचांदपुर में आसाम राइफल्स के काफ़िले पर बुज़दिलाना हमला इंतहाई तकलीफ दे और काबिल मजम्मत है। मुल्क ने 46 आसाम राइफल्स के सीईओ और उनके ख़ानदान के 2 अफराद समेत 5 फौजियों को खो दिया। सोगवार ख़ानदानों से मेरी ताज़ियत, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आलूदगी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस मामले पर आज हुई समाअत में अदालत ने दिल्ली हुकूमत और मरकज़ से कहा है कि वो पराली जलाने और गाड़ियों से होने वाली आलूदगी को रोकने के लिए एक कलील मुद्दती मंसूबा तैयार करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इसके बुरे असरात दिल्ली एनसीआर में नज़र आ रहे हैं। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि उनके नुक्ते नज़र से ऐसा लगता है कि सिर्फ किसान ही आलूदगी के ज़िम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत से पूछा है कि उसने आलूदगी मसले से निमटने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो आलूदगी को रोकने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर करे। अब इस मामले की अगली समाअत पीर को होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में खुसूसी तकरीब में कौमी खेल अवार्ड 2021 तकसीम कर रहे हैं। 12 खिलाड़ियों के मुल्क के आला तरीन एजाज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा जा रहा है। नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत ने कौमी खेल अवार्ड्स का ऐलान 2 नवंबर 2021 को किया था। खेलों में नुमाया कारकर्दगी पर हर साल कौमी खेल अवार्ड से नवाजा जाता है। इनमें एथलीट नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि कुमार, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन,
हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजैश और मनप्रीत सिंह, पैराशूटर अवनी लखेरा और मनीष नरवाल, पैरा एथलीट समेत अंतुल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पर प्रमोद भगत और कृष्णा नगर, क्रिकेटर मैथाली राज और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छत्री शामिल हैं। 35 खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स और इवेंट्स 2021 में शानदार कारकर्दगी के लिए अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया जा रहा है, जिनमें पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पैरा तीरंदाज अरविंदर सिंह, एथलीट अरविंदर सिंह, फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी, क्रिकेटर शेखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, शूटर अभिषेक वर्मा और बॉक्सर सिमरनजीत कौर समेत दिगर खिलाड़ी शामिल हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से भी नवाज रहे हैं। अच्छा लग रहा है काफ़ी, और इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि खेल रत्न मिल रहा है, और इससे हम और मोटिवेट होंगे और कोशिश करेंगे कि आगे और अच्छा करें अपने स्पोर्ट्स में। काफ़ी अच्छा माहौल है, खासकर स्पोर्ट्स के लिए। काफ़ी बच्चे जो स्टेडियम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे डेली, मैं जब भी जाता हूँ तो काफ़ी पहले से ज़्यादा संख्या बढ़ गई है बच्चों की स्टेडियम में, तो खुशी होती है कि अपना स्पोर्ट्स है जो इतना बढ़ रहा है। ओलंपिक की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो सभी एकजुट होकर सभी साथ में बढ़ रहे हैं। इंडियन आर्मी जैसे सपोर्ट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने उत्तर प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन आज आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जिस आजमगढ़ को SP के दौरे हुकूमत में बुनियाद परस्त सोच और दहशतगर्दी की पनाहगाह के तौर पर जाना जाता था, आज उसी सरजमीन पर मां सरस्वती का धाम बनाने का काम किया जा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहले आजमगढ़ में ज़ात परस्ती, ख़ानदान परस्ती और नाज बरदारी का राज चलता था, लेकिन आज योगी जी ने ज़ात परस्ती, ख़ानदान परस्ती और नाज बरदारी पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के दौरे हुकूमत में उत्तर प्रदेश मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया है। 2017 के पूर्व प्रदेश का GDP 10,90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे, आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज, धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। इस प्रोग्राम में मौजूद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासती हुकूमत अपने नौजवानों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट ला रही है। उत्तर प्रदेश के नौजवान अब स्मार्ट नौजवान बनेंगे। अपने नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है। आप देखना, स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। अब मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से ही सारी गतिविधियां घर में बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था भी होने जा रही है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन आज वाराणसी में कुल हिंद सरकारी ज़बान कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में हिंदी ज़बान के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 6 नशिस्तें और दूसरे दिन 2 नशिस्तें होंगी। क़ब्ल अज़ीं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नज़्र किए। अमित शाह ने साहित्य अकादमी की तरफ से लगाई गई नुमाइश का भी दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदी और मकामी ज़बानों में कोई तज़ाद नहीं है। हिंदी तमाम मकामी ज़बानों की दोस्त है। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं है। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है और सखियों के बीच में कभी अंतर्विरोध नहीं। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा, और स्थानीय भाषा विकास सातत्यपूर्ण तरीके से तभी विकसित हो सकती है जब राजभाषा एक देश भर के अंदर मजबूत होगी। ये दोनों पूरक है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। तो राजभाषा विभाग का काम है कि स्थानीय भाषाओं को हम मजबूत करें, और देश की जनता के, देश भर की जनता का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम राजभाषा को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम से अपने खिताब में हिंदी ज़बान को मुल्क और बैरून मुल्क के सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में हिंदी ज़बान का वक़ार बढ़ाया है। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी। लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए, और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी हैं। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में दिफाई सनअती राहदारी के तहत निजी शोबे की पहली दिफाई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया और खुद कफील भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। हुकूमत ने कई बड़े कदम उठाए हैं जिनके असरात नजर आने लगे हैं। पीटीसी ने रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस एप्लीकेशन के लिए क्रिटिकल ऑनलाइन फिटिंग्स, जिसे OLFs कहते हैं, का क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और इन क्रिटिकल OLFs के मामले में हम अभी तक बाहर के देशों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन इस काम को पीटीसी ने प्रारंभ किया है। ऐसे में यह क्लियरेंस मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता में बड़ा कदम साबित होगा। इनका मजीद कहना था कि आज सरकार निजी सरकारी शराकतदारी के दरमियान फासले कम हो गए हैं। सरकारी शोबे में निजी इदारों की शिरकत बढ़ रही है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के नेतृत्व वाली सरकार के बाद से इंडियन इंडस्ट्री ने जो रफ्तार भरनी शुरू की है वह लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि देश का विकास पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच दूरी रखकर किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर की अहमियत को समझते हुए उन्होंने आज से 20 साल पहले डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के 100% पार्टिसिपेशन का प्रोविजन किया था अटल जी के समय। तब से लेकर आज तक हम लगातार ऐसे रिफॉर्म्स लगातार करते चले जा रहे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट एंटिटीज अपनी भागीदारी लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। और आज पीटीसी की यूनिट का शिलान्यास मैं समझता हूं उसी पार्टनरशिप का, उसी भागीदारी का कि
एक मजबूत व मिसाल है। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने इस एप्लीकेशन का लोगो भी जारी किया। इसके ज़रिए आम लोगों को कानूनी मदद दी जाएगी। यह ऐप मुस्तफ़िदीन को रास्त तौर पर कानूनी सलाह मशवरा देने वाले वकीलों के पैनल के साथ राब्ता का काम करेगा। आम लोगों को वकीलों के तवस्सुत से कानूनी मशवरा दिलाने, उनकी मदद करने और इंसाफ को यकीनी बनाने के मकसद से इस मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है। इस मौके पर किरण रिजिजू ने टेली लॉ पर एक किताब का भी इजरा किया। इस प्रोग्राम में पैरालीगल वॉलंटियर्स, देही सतह के कारोबारियों और रियासती राब्ताकारों समेत फ्रंटलाइन अफसरान को भी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने कहा कि ये ऐप मुस्तफ़िदीन को बराह रास्त कानूनी सलाह मशवरा देने वाले वकीलों के पैनल से जोड़ने में मददगार साबित होगा और आम लोगों को भी आसानी से इंसाफ मिल पाएगा। लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो समर्थन, जो सपोर्ट, लीगल एज, और वो भी आज के ज़माने में एक वर्चुअल मोड में, जो आज हम लोग ने काफ़ी ऐप्स भी लॉन्च किए हैं कि जिसके ज़रिए लोगों को हम लीगल एड बहुत जल्दी और आसानी तरीके से दे सकते हैं। वो सारा जो कार्यक्रम जस्टिस डिपार्टमेंट देखते हैं, इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। किरण रिजिजू ने कश्मीर में 3 हाईकोर्ट के जजों के दौरान जस्टिस एट डोर स्टेप को देखा। उन्होंने कहा कि अब इंसाफ सिर्फ अदालत से नहीं बल्कि लोगों के दरवाजे तक जाकर देंगे। लोगों का न्याय आप कोर्ट का रूम से न्याय दे या जमीन पे वहाँ फील्ड में जाके दे, एक ही तो बात है। कोई लोग तो सोचते हैं कि जस्टिस जो है वो न्याय का मंदिर कोर्ट से ही मिलते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये चीज़ भारत के जुडिशरी का भी समझ में आ गया है, सारा ऑनरेबल जजेस का समझ में आ गए हैं कि अब जस्टिस सिर्फ कोर्ट के हॉल से ही संभव नहीं, बल्कि कोर्ट के बाहर जाकर के, लोगों के बीच जाकर के, लोगों के चौखट में, लोगों के दरवाजे में जाकर के वही हम जस्टिस दे के आए हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ का लफ्ज़ अहम है। सरकार की तमाम स्कीमों की मालूमात आम लोगों तक पहुंचाना यही सच्चा इंसाफ है। गरीब लोगों को भी इंसाफ मिले, ये सरकार का फ़र्ज़ है। न्याय के दृष्टि से, जो मैंने थोड़ा पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन किया कि न्याय के दृष्टि से कि टोटल जस्टिस कैसे मिले, कि कोई अमीर है, पैसा है, इसलिए वो वकीलों के साथ अपना तालमेल अच्छा होता है, अच्छा वकील पकड़ता है और केस जीतता है। ये तो ठीक नहीं है ना कि एक गरीब है, उसका पैसा नहीं है, उसको कोई अच्छा वकील का प्रावधान नहीं है, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये तो देश के लिए अच्छा तस्वीर नहीं है। तो ये हम लोगों का काम है। सरकार का तो 100% इसमें तो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बचने का चांस नहीं है कि गरीब से गरीब को हम न्याय दिलाने के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए वो हम देना ही चाहिए। ये हमारा दायित्व है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में शदीद बारिश की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। महसूलात और कुदरती आफात के रियासती वजीर ने कहा है कि रियासत भर में सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा है। नशीबी इलाकों में रहने वाले 14,000 से ज़ायद अफराद को 259 कैंपों में मुंतकिल किया गया है, जबकि चेन्नई के 55 राहत कैंपों में 2,888 लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है। शुमाल मशरक़ी मानसून की वजह से 68,652 हेक्टेयर ज़री ज़मीन भी मुतासिर हुई है। रियासती हुकूमत ने ज़िली ओहदेदारों को 33% से ज़्यादा नुकसान के साथ ज़री अराज़ी का तखमीना लगाने की हिदायत दी है। महकमा मौसमियात ने नीलगिरी में मज़ीद चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेश गोई की है। इसके पेश नज़र नीलगिरी का सफ़र करने से गुरेज करने का इंतबाह जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब चेन्नई में आज बारिश के पेश गोई के पेश नज़र स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है।
इत्तलात और नशरियात, माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के वज़ीर एल मुरुगन ने आज चेन्नई में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सुबह अम्बतूर के करीब पितराकुम इलाके का दौरा किया। एल मुरुगन ने मकामी लोगों से बातचीत की और ज़रूरतमंदों के दरमियान इमदादी सामान तकसीम किया। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 11,000 से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,403 मरीज़ इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.26% हो गई है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद 1,36,308 है, जबकि हफ्तावारी पॉजिटिविटी शरह फ़िलहाल 1.05% रिकॉर्ड की गई है। यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 0.94% है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की जांच की सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। अब तक मुल्क में 62 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत ने कोविड-19 इन्फेक्शन मुहिम में एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मुअस्सिर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 111 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन मुहिम के 301वें दिन शाम 7 बजे तक 58,42,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर तिजारत व सनअत पीयूष गोयल मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस बार मेला आत्मनिर्भर भारत मौजू पर मरकूज रहेगा। मेले का इनेकाद कोविड प्रोटोकॉल के साथ महफूज माहौल में किया जाएगा और इसके साथ ही मेले में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात रहेंगे। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मुनाकिद 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी IITF इतवार से दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। मेले का इनेकाद प्रगति मैदान में नए नुमाइशी इहाते में किया जा रहा है। ये इहाता बावकार बैनुल-अक़वामी नुमाइश शरीक कॉन्फ्रेंस मरकज़ का अटूट हिस्सा है। इहाते में 4 नए जदीद नुमाइशी हॉल शामिल हैं, जिनका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को किया था। मेले के थीम आत्मनिर्भर भारत पर मरकूज है, जिसका मकसद घरेलू मांग को पूरा करने और सप्लाई चेन इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। कोरोना वबा के सबब मेले में सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ महफूज माहौल में मुनाकिद किया जाएगा और मेले में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 की जो DDMA की गाइडलाइंस है, उसके तहत जो भी चीज़ों बारीकी से हर पॉइंट्स को एड्रेस किया गया है और इसके मद्देनज़र पूरी तैयारी की गई, जिसमें कि क्राउड को लिमिटेड क्राउड हो, क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी, उसके तहत फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट सिक्योरिटी की मैन पावर, प्लस हमने कुछ वॉलंटियर्स को भी लिया है, जिसके तहत हमारी पूरी पुख्ता तैयारी है कि ये आयोजन जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिहाज से, कोरोना के लिहाज से सुरक्षित और सफल हो। इस साल ये मेला एक खास अहमियत रखता है क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल के फेस्टिवल के तौर पर मनाया जा रहा है। ये मेला उन भारतीय सनत साजों की बेहतरीन नुमाइश पर रोशनी डालता है जिन्होंने कोविड-19 वबा के सबब अपनी रुकावटों के बावजूद बेहतरी के लिए बेमिसाल खुद सुपुर्दगी दिखाई है। IITF वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत भारतीय मसनूआत की नुमाइश करने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और भारतीय मईशत में नए सिरे से एतमाद का जोश भरता है। भारत और बैरून मुल्क में तकरीबन 3000 नुमाइशकारों के साथ मुनाकिद किया जा रहा है। बिहार को मेले में भागीदार रियासत बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस रियासतें हैं। बैरूनी शराकतदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिज़स्तान, नेपाल, श्रीलंका, UAE, ट्यूनीशिया और तुर्की से होगी। दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। नीदरलैंड में आज से कोरोना के मामलात को रोकने के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। नीदरलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म मार्क रूट ने कहा है कि बार और रेस्तरां 3 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। नीज़ खेलों से मुतालिक तक़रीबात का इनेकाद तमाशाइयों के बगैर किया जाएगा। साथ ही गैर ज़रूरी बाज़ार भी बंद रहेंगे। हुकूमत ने लोगों को समाजी फासले के उसूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। जुमे को वेम्बले स्टेडियम में मुनक़िद फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में इंग्लैंड की टीम ने अल्बानिया के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत दर्ज की है।
इंग्लैंड के खेल के 18वें, 33वें और पहले हाफ में इजाफी वक्त में हैट्रिक की, जबकि हैरी मैगवायर और जॉर्डन हेंडरसन ने भी एक एक गोल किया। इस जीत के बाद इंग्लैंड अगले साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के बहुत करीब है। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए अब सिर्फ 1 पॉइंट की ज़रूरत है। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो अपनी हिफाजत के लिए, अपने अहले खाना की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और कोविड ज़ाब्तों का भी ख्याल रखें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।